हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी एल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज पिंडवाड़ा। आज के इस वीडियो में आप सबका अभिनंदन करता हूं। तो कल हमने जाना था कि जो जी.बी. शॉ हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, आयरिश प्लेराइट, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जाना था और इनका करियर एज ए नोवेलिस्ट। आज हम इनके बारे में जानेंगे कि फेबियन सोसाइटी की मेंबरशिप इन्होंने कब ली, क्रिएटिव एवोल्यूशन इनका क्या रहा, इब्सन और आर्चर का इनके जीवन पर क्या प्रभाव रहा, और ड्रामा में ये कैसे आए और ड्रामा के ज़रिए इनको कैसे सफलता मिली। तो शुरू करते हैं फेबियन सोसाइटी के मेंबरशिप से। द इम्पोर्टेंट इवेंट्स फॉर शो इन दीज ईयर्स ऑफ स्ट्रगल वर हिज मीटिंग्स विद पीपुल एंड हिज डिस्कवरी ऑफ आइडियाज़। लोगों के साथ मिलना और अपने विचारों की डिस्कवरी, अपने जो आइडियाज़ हैं उनको ये डिस्कवर करते थे। इन 1882 ही वेंट टू ए मीटिंग एड्रेस्ड बाय हेनरी जॉर्ज। 1882 में एक मीटिंग को अटेंड करने गए जिसको हेनरी जॉर्ज एड्रेस कर रहे थे। ऑफ हुज स्पीच ही लेटर डिक्लेयर्ड दैट इट चेंज्ड द होल करंट ऑफ माई लाइफ, जिसके बारे में इन्होंने बाद में कहा था कि इस स्पीच ने मेरे जीवन का पूरा रुख ही बदल दिया है। ही देन बिगेन टू स्टडी सोशलिज्म एंड इकोनॉमिक्स। इसके बाद इन्होंने सोशलिज्म और इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू किया। एंड ही रीड कार्ल मार्क्स दास कैपिटल इन द ब्रिटिश म्यूजियम। ब्रिटिश म्यूजियम जो था वहाँ पे इन्होंने कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल, जो एक बहुत ही पॉपुलर पुस्तक है, उसका अध्ययन किया। ही बिकेम एक्वेंटेड विद लीडिंग सोशलिस्ट हेनरी साल्ट, एन एपोस्टल ऑफ सेलीज आइडियाज, एंड एडवर्ड कारपेंटर, अनदर प्रोग्रेसिव आइडियलिस्ट वर अमंग देम। दो लोगों से मिले ये, हेनरी साल्ट जो शैली के विचारों के खिलाफ थे, हेनरी शॉल्ट, और दूसरे एक प्रोग्रेसिव आइडियलिस्ट थे, एडवर्ड कारपेंटर, उनसे भी ये मिले। इट वॉज द न्यूली फाउंडेड सोशलिस्ट जर्नल टुडे एक न्यूली फाउंडेड सोशलिस्ट जर्नल थी जिसमें इनका ये जो लास्ट नॉवल था कैसल बायरन्स प्रोफेशन, वो इसमें पब्लिश हुआ। एंड इट वॉज थॉट दैट एक्सेप्टेंस दैट शॉ मेट विलियम मॉरिस, और इसी के जरिए शॉ हैं वो विलियम मॉरिस से मिले। ही ऑलरेडी न्यू सिडनी वेब, टू whose very clearly conceived socialist and economic ideas he owed much, and of whom he said Sidney Webb was the more of use to me than any other man I have ever met. सिडनी वेब ही वो व्यक्ति थे जिनके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हुए, और उनके बारे में इन्होंने कहा था कि सिडनी वेब जितना मेरे लिए उपयोगी साबित हुआ है उतना आज तक कोई भी व्यक्ति साबित नहीं हुआ है। इस मेंबरशिप ऑफ द फेबियन सोसाइटी टू हुज एग्जीक्यूटिव ही वाज इलेक्टेड, इसके एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड हुए थे 1885 में। फर्दर एक्सटेंडेड हिज कॉन्टैक्ट्स एंड एक्टिविटीज़, इनका जो कॉन्टैक्ट था उसको बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया। He read papers to the Fabian Society. His outstanding aptitude for debate showed itself, and he became a public speaker on platforms and at street corners और पब्लिक प्लेसेस में स्पीच देने लगे, और ये इस तरीके से बहुत फेमस हो गए। वेयर इज हिज टॉल फिगर, रेड बियर्ड, क्लियर एंड सेल्फ एश्योर्ड माइंड, एंड अबाउंडिंग डिटेल्ड नॉलेज मास्टर्ड हिज ओबीडियंस। इनकी जो पर्सनालिटी थी, सेल्फ एश्योर्ड इनका माइंड था और डिटेल्ड इनकी नॉलेज थी किसी भी टॉपिक के बारे में, इसके लिए ये अपने ऑडियंस में बहुत फेमस हुए। इसके बाद आती है इनकी क्रिएटिव एवोल्यूशन। बाय 1890 हिज नॉलेज by 1890 his knowledge of contemporary economic matters was considerable,
and it was controlled by a comprehensive philosophic outlook. Like his friends, he envisaged a better world to be brought into being by cooperative efforts of realistic thinkers, activated by a selfless love of humanity. जो ये फेबियन सोसाइटी या जो मानवता के लिए जो कार्य कर रहे थे वो सेल्फलेस कर रहे थे. दिस लॉयल्टी, दिस लॉफ्टी मॉरल आइडियलिज्म हैड, ये उच्च लॉफ्टी मॉरल उच्च विचार था, उच्च नैतिक आइडियलिज्म था ये इनका. एट फर्स्ट नो रिलीजियस बेसिस बट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही फाउंड ए बिलीफ विच लैंड इट ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. लेकिन जल्द ही इनको शुरू में तो इनका कोई रिलीजियस बेसिस नहीं था, लेकिन बाद में इसका एक रिलीजियस बेसिस बन गया. In the writings of Samuel Butler, he saw an escape from Darwinism theory of evolution, which made chance not purpose and the determining factor. And when in 1891 he came to know the thought of Nitschke, के डार्विन की थ्योरी के जो एवोल्यूशन की डार्विन की थ्योरी थी उसके खिलाफ थे, और नितश्क के विचारों से फिर ये प्रभावित हुए. ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ऑलरेडी बीन थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ए पर्पोजिव लिव फोर्स बिहाइंड द वर्किंग ऑफ द यूनिवर्स. इनको लगा कि जो यूनिवर्स के लिए कार्य कर रहे हैं उनके लिए कुछ फोर्स इनको पहले से ही आकर्षित कर रही है. दिस फोर्स ही मोreover perceived explain the place of women in the world, for it accounted for women ruthless pursuit of man. Man like himself must therefore by intelligent cooperation with the life force use all their endeavors to hasten the evolution of mankind to higher moral, intellectual, economic and social standards. To this stage in his thinking he had practically come when he turned to the drama as his medium of expression. और इतना सब करने के बाद ये ड्रामा की तरफ मुड़े अपने मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन को शो करने के लिए. इन्फ्लुएंस ऑफ इब्सन एंड आर्चर. आर्चर और इब्सन जो थे उनका इनके जीवन पर क्या प्रभाव रहा. दैट सो चूज द ड्रामा एज द मीन्स वेयर बाई टू क्रिटिसाइज एंड एजुकेट सोसाइटी वॉज ड्यू टू ए मोस्ट हैप्पी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस, coincidences and chance. His own experience had taught him that he had no promising future in the novel. उनका खुद का जो अनुभव था उसने ये इनको बता दिया था कि एज ए नोवेलिस्ट इनका कोई promising career नहीं है. It may well seem now a destined coincidence that just when So was approaching the time when he must find a channel for his enormous vitality, the plays of Ibsen became known to him. जब ये इतने स्पीच दे रहे थे, पॉपुलर हो रहे थे जनता के बीच में, उस समय इनको पता चला जो इब्सन के जो प्लेज हैं वो पॉपुलर हो रहे हैं. इट वॉज मोर और लेस रिजल्ट ऑफ चांस दैट व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज क्विंटेसेंस ऑफ इब्सनिज्म ही हैड रीड विद हिम द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ ए प्ले विच हैड बीन लेड असाइड सिंस 1885. जब इन्होंने क्विंटेसेंस ऑफ इब्सनिज्म समाप्त किया तो इनको एक प्ले के लिए ड्राफ्ट दिया गया. विलियम आर्चर द ड्रामेटिक क्रिटिक हैड देन आस्क्ड हिम टू राइट द डायलॉग फॉर एन एडाप्शन ऑफ ए फ्रेंच प्ले. एक फ्रेंच प्ले के एडाप्शन के लिए आर्चर ने इनको डायलॉग लिखने के लिए कहा, बट हैड रिजेक्टेड शोज अनफिनिश्ड अटेम्प्ट. लेकिन शो ने अनफिनिश्ड अटेम्प्ट किया और उसको उसने आर्चर ने रिजेक्ट कर दिया. परहैप्स द predominating influence in determining him to turn to the drama was the example of Ibsen. Perhaps his love of debating influenced him towards choosing the kind of play in which the characters undertake his dual task of prosper and opposer. At any rate, taking up his early patent 1892, he made it into widowers' houses, and thereafter for nearly 60 years with unfledging energy he made the drama peculiarly his known province. इसमें विडोवर्स हाउसेस
1892 में आया और फिर लगभग 60 वर्षों तक इनके ड्रामा कितने पॉपुलर हुए ये हम सब जानते ही हैं। In 1898, Shaw published the first collection of plays. 1898 में इनका ड्रामास का फर्स्ट जो कलेक्शन था वो पब्लिश हुआ, एंटाइटल्ड प्लेज प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट। इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना होगा कि इनके जो प्लेज थे वो जिस कलेक्शन में पब्लिश हुए थे उस कलेक्शन का क्या नाम था। 1898 में पब्लिश हुआ ये कलेक्शन जिसका टाइटल था प्लेज प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट। इस कलेक्शन में इनके ड्रामास पब्लिश हुए इन 2 वॉल्यूम्स, 2 वॉल्यूम्स में आया। ईच ऑफ दीज प्लेज प्रूव्ड ए वर्टिबल bombshell in the literary world। लिटरेरी वर्ल्ड में ये आते ही छा गए। They showed that a new and powerful genius had appeared on the dramatic horizon, whose main purpose was to shake people out of their social complacencies and beliefs। ठीक है, इन्होंने दुनिया को दिखाया कि जिस उद्देश्य की तरफ वो जा रहे हैं उसको इन्होंने शेक कर दिया। The new dramatist was exploiting with unusual effect the medium of drama for shattering a number of social, economic and political doctrines। The playwright was a combination of the artist and the preacher। ये जो playwright थे G.B. Shaw, ये अपने विचारों में एक कॉम्बिनेशन लगते थे आर्टिस्ट और प्रीचर का। आर्टिस्ट कलाकार, प्रीचर जो वक्ता होता है, स्पीच देता है वो। 3 plays later in 1901 followed another volume entitled 3 Plays for Puritans। 1901 में इनका एक और कलेक्शन आया प्लेस का जिसमें 3 प्लेस थे और इस कलेक्शन का टाइटल था 3 Plays for Puritans, which confirmed the impression produced by the earlier volumes। With the publication of Man and Superman in 1903, Shaw attained his full stature as a dramatist। 1903 में जब इनका मैन एंड सुपरमैन रिलीज हुआ तो एज ए ड्रामेटिस्ट ये लिटरेरी वर्ल्ड में फेमस हो गए। इट शोड दैट ही हैड फाउंड हिज फीट इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रामा। इसने ऐसा शो हुआ कि लिटरेरी वर्ल्ड में एज ए ड्रामेटिस्ट इनका पैर स्थापित हो चुका है। द प्ले प्रूव्ड ए ट्रेमेंडस सक्सेस स्पेशली इन न्यूयॉर्क and later in England। This was the first full dress exposition of his philosophy of life। ये इनके विचारों का fully expressed एक नॉवल था, एक ड्रामा था। In 1904 came another of his well-known plays, John Bull's Other Island, which shows how an Irishman looks at England। एक 1904 में जॉन बुल्स अदर आइलैंड नाम का एक प्ले इनका आया जो एक आयरिशमैन के विचारों को दिखाता था कि एक आयरिशमैन इंग्लैंड को किस तरीके से देखता है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स शो बिकेम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए वेटरन ड्रामेटिस्ट ऑफ द हाईएस्ट कैलिबर। अब शाह एक हाईएस्ट उच्च कोटि के दक्ष ड्रामेटिस्ट माने जाने लगे। ए ग्रेट फोर्स इन द लिटरेचर ऑफ द डे। एक ग्रेट फोर्स कहा गया इनको लिटरेचर में उन दिनों का। Plays flowed from his pen in an unending stream and he became almost a literary institution। इनके पेन से ड्रामाज बहने लगे, एक तरीके से इन्होंने इतने लिखे कि अनगिनत लिखे। लिटरेरी इंस्टीट्यूशन ये प्रतीत होने लगे। फैनीज फर्स्ट प्ले केम आउट इन 1911 and skipping over other less significant productions, he may mention the famous Back to Methuselah 1921, which also created stir in the world of letters। 2 years later came Saint John, which in many respects is the rightly regarded as Shaw's masterpiece। 2 साल बाद इनका सेंट जॉन है वो पब्लिश हुआ जो इनका मास्टरपीस माना जाता है। Another epoch-making play was the Apple Cart in 1930। Apple Cart 1930 में आया जो इनका epoch-making माना जाता है। A number of other productions followed like Millionaire, Geneva and in Good King
Charles Golden Days, to mention only a few other. Shah's literary faculties seemed to be inexhaustible, and he continued to write till the very last. At his death, he left an unfinished play which, according to his will, is not to be published. It has been given to the British Museum to be kept as a relic. एक धरोहर के रूप में रखने के लिए इन्होंने लास्ट जो इनका नाटक था वो ये कहकर ये एक्सपायर हुए थे, इनकी मौत हो गई थी कि इसको पब्लिश नहीं करना है, और वो आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में एज ए रेलिक रखा हुआ है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि शाह ने कैसे हेवन सोसाइटी की मेंबरशिप प्राप्त की, क्रिएटिव एवोल्यूशन इनके क्या रहे, इब्सन और आर्चर का इनके जीवन पर क्या प्रभाव रहा, और कुछ ड्रामाज की इन्होंने शुरुआत कैसे की। कल इनकी लाइफ और कैरियर के अंतिम पड़ाव में, अंतिम वीडियो में हम देखेंगे कि इनकी टाइमलाइन हिस्ट्री की कब कब इन्होंने कौन सा नाटक पब्लिश किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।